गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि जो लेसन मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ रही होंगी। वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था जल परिवहन। ठीक, जल परिवहन के विषय में पढ़ रहे थे। जल परिवहन दो तरह का होता है, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। तो हमारे देश की जो आंतरिक जल परिवहन है सबसे लंबा है, 14,500 किलोमीटर लंबा जल परिवहन की यहाँ पे व्यवस्था है। 14,500 किलोमीटर लंबाई है इसकी आंतरिक जल परिवहन। इसमें जो मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा जो संचालन होता है वो मात्र 5,685 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ही संभव है। बाकी जगहों में नदियों, झीलों और इसके माध्यम से, क्योंकि नदी की गति जो है हर जगह तेज नहीं होती, वेग तेज नहीं होता, जहाँ पे होता है वहाँ मशीनों के माध्यम से किया जाता है, अन्यथा हाथों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है आंतरिक जल परिवहन। अब इसमें जल मार्ग को लगभग 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के जल मार्ग को 6 भाग में बांटा गया है आंतरिक जल मार्ग को। सबसे पहला जल मार्ग है जो हमारे देश का सबसे लंबा जल मार्ग है, हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल के हल्दिया से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक वो आया है। गंगा नदी पर ये विकसित है। लगभग 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। प्रयागराज यानी प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी पर यह विकसित किया गया है। हमारे देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। दूसरा है सादिया व धुबरी के मध्य, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह है विकसित और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, सादिया और धुबरी के बीच। जल मार्ग 3 में है केरल में पश्चिमी तटीय नहर, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और केरल के पश्चिमी तटीय नहर निकाला गया है और इस पे ये आंतरिक जलमार्ग विकसित किया गया है। और आप देखते होंगे कि केरल में बैकवर्ड वाटर है, मतलब जो समुद्रों के माध्यम से समुद्र है केरल में, किनारे किनारे, केरल के किनारे समुद्र है और उसी से बैक वाटर का प्रयोग किया जाता है। बैक वाटर का प्रयोग करके इस नहर का निर्माण किया गया है, 205 किलोमीटर लंबा। फिर जल मार्ग 4 में, जल मार्ग 4 है, इसमें जल मार्ग 4 में काकीनाडा, ठीक ना, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेट्स के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी पे ये इसका विस्तार किया गया और इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी? 1078 किलोमीटर। जलमार्ग 4। जलमार्ग 5 में मातई नदी और महानदी के डेल्टा पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें ब्राह्मणी नदी डेल्टा चैनल है और ब्राह्मणी नदी पर, पूर्व तटीय ब्राह्मणी नदी पर विशेष विस्तार किया गया है और इसकी लंबाई है 568 किलोमीटर। इसकी लंबाई 568 किलोमीटर है। और जलमार्ग 6 है राष्ट्रीय जलमार्ग, इसको कहा जाता है। इसमें जो है बराक नदी के जलमार्ग लखीपुर यानी लखीपुर असम में है, असम में स्थित है, और भांगा यानी असम में, ये भी इसके बीच वाया सिलचर है, ये भी असम में है। और अगला राष्ट्रीय मार्ग के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है और इसकी लंबाई लगभग 121 किलोमीटर है। यानी ये पूरे जलमार्ग को 6 भागों में बांटा गया है। भारतीय जलमार्ग को 6 भाग में बांटा गया है। तो ये आंतरिक जलमार्ग होता है जिसके माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है, भेजा जाता है। और इसके अलावा आपका परिवहन के रूप में, लोग यात्राओं के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं समुद्री जलमार्ग। समुद्री, इसमें समुद्री जलमार्ग
समुद्री पत्तन के रूप में देखते हैं। ठीक ना, प्रमुख समुद्री पत्तन के रूप में इसको देखा जाता है। मान लीजिए भारत का एक मैप बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये तो समुद्री पत्तन आपके भारत के तटीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक ना, इसमें यहाँ पे जैसे हल्दिया हो गया समुद्री पत्तन, हल्दिया है, पारादीप है, यहाँ पे मान लीजिए हल्दिया वेस्ट बंगाल में हल्दिया से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, कांदला, जिसको सुभाष चंद्र बोस पत्तन के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, कांदला पत्तन पे जाके समाप्त होता है। तो हल्दिया समुद्री पत्तन, बंदरगाह, पत्तन मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें रुकती हैं, जहाँ से सामानों को उस पर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, उसी को पत्तन कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं या पोर्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट कहा जाता है। तो ये इसमें कांदला हो गया, हल्दिया हो गया, फिर यहाँ पे ओडिशा में पारादीप, ठीक है, ओडिशा में पारादीप पोर्ट, फिर नीचे आ जाइए चेन्नई, यहाँ पे मान लीजिए चेन्नई है, तूतीकोरिन है, ठीक ना, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में, फिर चेन्नई है आपका, उसके बाद न्यू मैंगलोर है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, और इसी तरह से होते हुए फिर मार्मोगोवा, मुंबई जो प्रमुख पत्तन है, मुंबई से सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात किया जाता है। मुंबई पत्तन से, मुंबई पोर्ट से, बंदरगाह से सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक, और फिर न्यू मैंगलोर हो जाएगा, ठीक ना, केरल, फिर इसी तरह से यहाँ पे है कांदला, इसको सुभाष चंद्र बोस पोर्ट भी कहते हैं। इस तरह से भारत में कुल जो है मार्मोगोवा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मार्मोगोवा, ठीक, ये गोवा के तटीय क्षेत्र पे है। तो ये आपका जो है वो भारत के बंदरगाह है, भारत के बंदरगाह या इसको पत्तन भी कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में पोर्ट भी कहते हैं। तो ये है जिसके माध्यम से जो व्यापार है वो आसान हो जाता है, और सबसे ज़्यादा देखिए कांदला से, मुंबई से, भारत के अलावा भी विश्व के जो अन्य देश हैं उसके साथ व्यापार की प्रक्रिया होती है इन्हीं समुद्री पत्तनों के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से। ठीक, और कोलकाता हो गया नदी पत्तन, तो इसमें हल्दिया कोलकाता पर, तो इस तरह से जो एक है कोच्चि, केरल में कोच्चि, वो जो है प्राकृतिक पत्तन है, वो बनाया नहीं गया है कोच्चि को, वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, और इन्हीं पत्तनों के माध्यम से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है और एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य भी व्यापार होता है। एक क्वेश्चन होता है कांदला पाकिस्तान का व्यापार किस समुद्री पत्तन के माध्यम से होता है, कांदला, ठीक है, कांदला क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे है तो कांदला के माध्यम से आसानी, कांदला पोर्ट के माध्यम से आसानी से व्यापार हो सकता है। तो ये हो गया आपका समुद्री पत्तन। इसके बाद है वायु परिवहन। वायु परिवहन भी हमारे देश के उसमें संचालन में, ठीक ना, परिवहन संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, वायु परिवहन को भी। जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन, ठीक, इसमें घरेलू
अंतर्राष्ट्रीय है। 2 तरह के विमान कार्य करते हैं इसमें परिवहन। तो घरेलू विमान में जो है एक सरकारी प्राधिकरण भी कार्य करता है, ठीक ना, सरकारी प्राधिकरण भी और निजी कंपनियां भी घरेलू विमान के अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उड़ानें भरती हैं वो है। इसमें ये होता है कि हम जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो कम से कम समय में हम उसको पूरा कर लेते हैं। आपके समय की इसमें बचत हो जाती है। थोड़ा कॉस्टली होता है, पैसा लगता है, लेकिन आज दिन ब दिन ये भी सस्ता और सुलभ साधन होता चला जा रहा है परिवहन के रूप में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसी से यात्राएं करना पसंद कर रहे हैं। तो घरेलू विमान में सरकारी प्राधिकरण जैसे एयर इंडिया हो गया, वो सरकार का है, ये घरेलू विमान चलता है। और निजी कंपनियों में जैसे किंगफिशर है, लुफ्थहांसा है, ये लोग जो निजी हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत घरेलू विमान चलाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य या अन्य देशों को भी ये चलाए जाते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में ज़्यादा चलाए जाते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विमान है। आजकल अभी एक नया सुन रहे होंगे, जो एनआरआई हैं या जो भारत के बाहर लोग रह रहे हैं, तो एक वंदे भारत करके अंतर्राष्ट्रीय विमान चलाया जा रहा है जो बाहर के लोग कोविड-19 के समय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। तो वंदे भारत उसको कहा जाता है, उसका नाम दिया गया है वंदे भारत। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारगर है। इसके अलावा एयर इंडिया के द्वारा भी अन्य देशों में ये सुविधा उपलब्ध है, अन्य देशों में हम जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी निजी कई विमान हैं जो अन्य देशों में हमको ले आने ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान दोनों प्रकार का है। इसमें समय की बचत होती है और कम से कम समय पे हम दूसरे देशों को पहुंच जाते हैं, दूसरे राज्यों को पहुंच जाते हैं और समय हमारे लिए, क्योंकि वर्तमान में समय हमारे लिए बहुत अमूल्य है, तो उससे इसकी बचत हो जाती है। देखिए इसकी विशेषताएं या महत्व बहुत है, ठीक ना। जैसे रेगिस्तान हो गया एक सड़क की तरह, तो ये परिवहन पथ का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक ना। बहुत तेज गति से चलने वाला साधन है, ये भी आप जानते हैं। और इसमें रेगिस्तान, समुद्री बर्फीली प्रदेश, नदियाँ आदि में वायुयान मुक्त होकर उड़ सकते हैं। और जहाँ भी देखिए कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ पे सड़क या रेल के द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। किसके द्वारा उपलब्ध होती है? हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विमान के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सुविधा उपलब्ध होती है ना। और इन सब जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे इन्हीं हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ये किसी भी क्षेत्र में मुक्त होकर उड़ सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्या हो, ये बहुत सुविधाजनक, मतलब ये बहुत सुविधाजनक है। और कृषि फसलों पर वायुयान के माध्यम से ही कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। जैसे अभी आप लोग को टिड्डे का हमला हो गया था, पाकिस्तान और ईरान से जो टिड्डे आ रहे थे उस पर हमला हो गया था, भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। तो इस पे नियंत्रण कैसे रखा गया? इन्हीं विमानों के द्वारा कीटनाशक दवाएं डाला गया ताकि वो क्या हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, वो नष्ट हो जाए। तो इन कीटनाशक दवा जब बहुत बृहद क्षेत्र में कीड़े जब फैल जाते हैं, कीट जब फैल जाते हैं, तो विमानों के माध्यम से ही उस पर कीटनाशक दवाएं डाला जाता है। तो इसके लिए भी ये लाभ है। इसके अलावा जो भी हम बताए हैं, प्राकृतिक आपदा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर वनों में लगने वाले जो आग हैं, दावानल जिसको कहते हैं, वो आग को बुझाने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा होता है। उसमें घुस के तो कोई बुझाएगा नहीं, तो ऊपर से इसकी व्यवस्था की गई है पानी डालने की। विमान के माध्यम से ये आगों को बुझाया जाता है। और युद्ध की स्थिति में भी वायुसेना का मुख्य भूमिका होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए नए वायु जो यान हैं या जो
वो है लड़ाकू विमान है, वो भारत के सेना में, वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। अभी आप लास्ट मंथ में देखिए फ्रांस से राफेल आया है, तो इसकी भूमिका युद्ध में भी बहुत होती है। तो इस तरह से वायुयान या वायु परिवहन की भूमिका स्वयं के लिए तो है ही है, महत्वपूर्ण है ही है, हमारे देश के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र के लिए वायुयान। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया परिवहन के साधन। सड़क परिवहन पढ़ लिए, सड़क परिवहन के अंतर्गत स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, ये तीन। फिर उसके बाद जल परिवहन। जल परिवहन में दो भाग, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, ये भी पढ़े। कुछ नदियों के जलमार्ग के विषय में भी बता दिया आपको, और इसके अलावा बंदरगाह, पोर्ट के विषय में भी बताएं कि कैसे उससे व्यापार किया जाता है। फिर उसके बाद वायु परिवहन के अंतर्गत घरेलू विमान और अंतर्राष्ट्रीय विमान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था या फिर जो हमारे देश की परिवहन की व्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए। ये तीनों परिवहन के साधन जो हैं बहुत ही मजबूत होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, ताकि ये व्यवस्था और सुदृढ़ हो और जिससे कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम लोग संचार सेवाओं के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।